तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस खूबसूरत से प्यारे से चैनल बी आर केमिस्ट्री क्लासेस में। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीट एससीईआरटी को। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और शुरू से उस फर्स्ट चैप्टर को पढ़िए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो आज हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। और ध्यान रखिए, हम यहाँ पे एकदम डिटेल में हर चीज़ पर चर्चा करेंगे। एक एक छोटी 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 चीज़ पे सबको आपको डिटेल में समझाएंगे। परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, मास क्या होता है, नंबर क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में आपको ABCD पढ़ाया जाएगा एकदम से, एकदम बेसिक तरीके से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम। इसमें कुछ क्या होती है, आप जिसको जो पिक्चर दिख रही होगी, आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, है ना। इसमें देखो सेल बना हुआ है ना। मैं थोड़ा सा इसमें पेन ले लेता हूँ, हाइलाइटर ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, देखो ये क्या है, इसका न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन। ओके, एक चीज़ और होती है एटम में ही, वो होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रहता, बल्कि क्या करता है वो बाहर, सेल के बाहर क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है ना। आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर हमारा चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अब देखो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन इन कणों की खोज और उनके गुण, यानी इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, इसकी खोज किसने की थी, है ना, इनके गुण क्या क्या होते हैं, इन पे चार्ज क्या होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम एक बार कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। और बने रहिए वीडियो में, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, बट आपको हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझाई जाएगी। आप इस वीडियो के लेक्चर के अलावा कहीं और पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एक बार आपने यहाँ से कंप्लीट कर लिया तो आपको चैप्टर एकदम क्लियर हो गया। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप जेई की तैयारी कर रहे हो, या फिर सिंपल सा बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कंप्लीट वीडियो इसी से पूरा समझ आ जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित नेगेटिव चार्ज कण होते हैं जो परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमते हैं, है ना। तो सबसे पहले को अपन एटम के क्या समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, है ना। यानी नाभिक यानी इंग्लिश में बोलो तो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। और उनका चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं, इसकी किसने खोज की थी उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसकी खोज किसी की थी, जी थॉमसन ने की थी 1897 में, ठीक मेरे जन्म के 100 साल पहले। ओके, इसने कुछ प्रयोग किए थे। कौन सा प्रयोग किया था इसने, कैथोड रे ट्यूब, है ना, कैथोड किरण नली का प्रयोग, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब क्या क्या एक्सपेरिमेंट था, उसने कैसे कैसे उसकी ऑब्जर्वेशन की, सारी चीज़ों के बारे में हम देख लेते हैं। एक कांच की नली में उच्च वोल्टेज देने पर ऋणात्मक चार्ज वाली किरणों कैथोड से निकलकर एनोड की ओर बढ़ती हैं। एक किरणें छायाएं उत्पन्न करती हैं और चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र में मुड़ जाती हैं। थॉमसन ने निष्कर्ष निकाला कि किरणें ऋणात्मक आवेशित कणों से बनी होती हैं, है ना। अगर कोई कोई किरण अपना मार्ग से दूसरा मार्ग चेंज कर रही है तो उसका मतलब यही है ना कि वो उस पर चार्ज है। उसका चार्ज थोड़ा वेरिएशन अलग हो सकता है वो नेगेटिव चार्ज हो सकता है वो पॉजिटिव चार्ज हो। बट इस केस में क्या था, वो नेगेटिव चार्ज, है ना। अब वो दिखा रहा होगा, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो सेल के बाहर क्या है, जो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन, है ना। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके गुण क्या होते हैं, है ना। इसके काफ़ी तरीकों में समझने वाले हैं, जैसे कि आवेश क्या होता है, मास क्या होता है, लोकेशन कहाँ पे, मतलब कहाँ पे उपस्थित होता है, और किस प्रकार का इस पर चार्ज है ना, टाइप्स ऑफ चार्ज। ओके, आवेश, आवेश होता है 1.6
इंटू 10⁻⁻90 कूलम। ओके, इसमें द्रव्यमान क्या होता है यानी मास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इसमें कितना चार वेट हो रहा है इसका, यानी नेगेटिव बहुत ज़्यादा नेगेटिव में होता है। आवेश का प्रकार मतलब किस प्रकार इसमें चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है इसमें। अब आकार देखते, आकार कैसा होता है इसका, बहुत छोटा, लगभग बिंदु जैसा, मतलब कहीं भी ऊपर एक पॉइंट रखते हैं ना, मात्र ऐसा पॉइंट, इस बिंदु के समान क्या होता है उसका आकार होता है ना। इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाइड्रोजन H परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। एटॉमिक नंबर जिस भी एलिमेंट का तत्व का, किसी भी तत्व का जो एटॉमिक नंबर होगा वही होगा, उसमें क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। ओके, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होते हैं, 1 ही होते हैं। जैसे सोडियम में, सोडियम पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 होते हैं। इसका नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। इस चीज़ का इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 11 होते हैं। ओके, आई थिंक समझ आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, आप समझते प्रोटॉन को, हर चीज को मैंने बोला था आपको एकदम डिटेल में सभी चीजों को मैं आपको समझाऊंगा। प्रोटॉन पहले मैंने इलेक्ट्रॉन्स को समझा दिया, अब समझाने वाला हूं क्या, प्रोटॉन। तो सबसे पहले उसको डायग्राम को देखते हैं, डायग्राम क्या कह रहा है अपना, देखो। ओके, हाँ, ये क्या है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में मैंने बोला था 2 चीजें होती हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, है ना। और ऑर्बिट में क्या होती हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, है ना। प्रोटॉन प्रोटॉन पर चार्ज होता है, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर चार्ज होता है, वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। बट इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है कैसा, नेगेटिव चार्ज होता है। अब समझ लेते हैं पूरा प्रोटॉन क्या है इसके बारे में। प्रोटॉन धनात्मक आवेशित कण होते हैं जो परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस में स्थित होते हैं। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या की थी, इसकी प्रोटॉन की खोज की थी। कब की थी, 1917 में, है ना। इसने भी प्रयोग किया था, कौन सा प्रयोग किया था, अल्फा किरण बमबारी प्रयोग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। अब इसने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके थ्रू उसने क्या कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले। तो जैसे जैसे कि उसने पहले पहले जो इलेक्ट्रॉन में निकाले थे ना, वैसे इसमें भी अलग साइंटिस्ट ने निकाले हैं, तो सबका अलग अलग रहता है ना। तो समझ लेते हैं क्या क्या इसके निष्कर्ष निकाले इसके। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी ली, यानी गोल्ड फॉइल पर अल्फा कणों की बौछार की। अधिकांश कण बिना विचलित हुए पार हो गए, लेकिन कुछ वापस लौट आए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के केंद्र में एक धनात्मक आवेशित छोटा क्षेत्र होता है, जिससे नाभिक न्यूक्लियस कहा जाता है, जिसमें प्रोटॉन होते हैं, है ना। तो देखो मैंने आगे इसमें थोड़ी एक इमेज भी ली हुई है। तो चलिए प्रोटॉन के गुणों के बारे में समझ लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसमें चार्ज क्या होता है, इसका द्रव्यमान क्या होता है, या ये होता कहाँ है एटम में, और इसका आविष्कार प्रकार क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में अभी देख लेते हैं। ओके, एक तरफ गुण है, एक तरफ विवरण। आविष आविष क्या होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। जैसे इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या था, प्लस माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, यानी दोनों में वो जो चार्ज होता है ना, वो एकदम सेम होता है, एक में पॉजिटिव होता है, एक में नेगेटिव होता है। इसका द्रव्यमान होता है 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम, इलेक्ट्रॉन से लगभग 1836 गुना भारी। यानी इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है ना, वो नाम मात्र का वेट होता है, उसका उसका वेट होता है किसमें, न्यूक्लियस में, है ना। जितना भी उसका भार होता है ना, वो हमेशा स्थित होता है किसमें, न्यूक्लियस में। स्थिति क्या होती है, नाभिक के अंदर होता है ये, प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होते हैं, दोनों नाभिक के अंदर। ओके, अब आवेश का प्रकार क्या है इसका, तो इसका आवेश होता है धनात्मक, धनात्मक आवेश इसमें पाया जाता है। सेकंड उदाहरण देख लेते हैं इसका। जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु में 1 प्रोटॉन होता है, हीलियम परमाणु में
2 प्रोटॉन होते हैं। ओके, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने भी प्रोटॉन होंगे, है ना। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए इस स्लाइड में हम समझते हैं न्यूट्रॉन को कंप्लीट, कि न्यूट्रॉन होता क्या है, ये इसकी स्थिति कहाँ होती है, इसकी खोज किसने किसने की थी, और खोज किस किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू की गई थी। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। न्यूट्रॉन विद्युत रूप से उदासीन न्यूट्रल होते हैं ना, जिसका कोई आवेश नहीं होता और नाभिक के अंदर स्थित होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर चार्ज होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। बट न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। अगर आपके किसी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूट्रॉन पर चार्ज बताइए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है या न्यूट्रल होता है, तो आपको आंसर देना है क्या, न्यूट्रल होता है, यानी न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। अब देख रहे हैं इसकी खोज किसने की थी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक। तो इसकी खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में। इसने कौन सा प्रयोग किया था, बेरिलियम फॉयल अल्फा कण बमबारी, बेरिलियम फॉयल बम्बार्टमेंट एक्सपेरिमेंट। तो देखो ये पिक्चर दिख रही होगी आपको, न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बाहर चक्का लगा रहे हैं आराम से। अब इसको डिटेल में देखते हैं कि ये प्रयोग क्या था, बेरिलियम फॉयल प्रयोग क्या था। चैडविक ने देखा कि जब अल्फा कणों को बेरिलियम धातु पर गिराया जाता है तो एक नया कण उत्पन्न होता है जिसमें कोई आवेश नहीं होता है ना। तो इसमें बेरिलियम फॉयल पर उसने प्रयोग किया था। उसने क्या किया था, इसमें अल्फा कणों की क्या की थी, बमबारी की थी बेरिलियम धातु पे। तो उसमें क्या हुआ था, कोई एक कण उसमें उत्पन्न हो रहे थे जिसका कोई चार्ज नहीं था। तो जेम्स चैडविक ने उसका नाम क्या दे दिया था, न्यूट्रॉन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए न्यूट्रॉन के गुणों के बारे में समझ लेते हैं, है ना। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इस पर आवेश कैसा होता है, द्रव्यमान क्या होता है इसका, और किस पर आवेश किस प्रकार का होता है, इसकी स्थिति क्या होती है, इन चीज़ों सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट जान लेते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा हाईलाइटर ले लेता हूँ। ओके, तो आवेश आवेश हमेशा शून्य होता है इसका, है ना। द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, लगभग प्रोटॉन के बराबर। इसकी स्थिति कहाँ होती है, नाभिक के अंदर होता है। मैंने आपको बताया था न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, बाहर ऑर्बिट में घूमता रहता है। ओके, आवेश कैसा होता है इसका, ना ये नेगेटिव होता है ना ये पॉजिटिव होता है, कैसा होता है, एकदम न्यूट्रल। ओके, इसको उदाहरण देख लेते हैं। हाइड्रोजन के सामान्य सामान्य समस्थानिक आइसोटोप में 0 न्यूट्रॉन होते हैं, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, और कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन होते हैं ना। हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ना। आगे चलते हैं, इसके से हम पूरी एकदम सारांश, सारांश का मीन्स है जैसे अपने क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया, उसके बाद प्रोटॉन पढ़ लिया, उसके बाद न्यूट्रॉन पढ़ लिया। तो इसका पूरा एकदम सारांश है कि इलेक्ट्रॉनिक खोज किसने की थी, इसमें चार्ज कैसा होता है, ये कहाँ उपस्थित होता है ना। ऐसे ही प्रोटॉन, इसकी खोज किसने की थी, है ना, इसका चार्ज कितना होता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है, इसकी स्थिति क्या होती है ना। तो इसमें एक टेबल में अपन कंप्लीट जितने भी अभी तक आपने पढ़ा है ना, वो सबको को समराइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज किसने की थी, जी थॉमसन ने की थी 1897 में। इसका द्रव्यमान क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻31। इस पे आवेश क्या होता है, -1.6 10⁻19 कूलाम, C4 कूलाम होता है इसमें। परमाणु की चारों ओर ऑर्बिट में क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी 1917 में, है ना। इस पर द्रव्यमान क्या होता है इसका, 1.67 10⁻27 किलोग्राम। इसका आवेश कैसा होता है, इस पर आवेश देख लीजिए, प्लस के 1.6 10⁻90 कूलाम। ये भी क्या होता है, परमाणु के
नाभिक में होता है। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रॉन। इसकी कोई किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में। इसका द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। इस पे आवेश क्या होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है ना। इसकी स्थिति क्या होती है, एक परमाणु की क्या होता है, न्यूक्लियस में उपस्थित होता है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल एकदम सभी की चीज़ों के बारे में, जिसमें एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। मैंने उन तीनों को एकदम कंप्लीट डिटेल में आपको समझा दिया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए परमाणु मॉडल को समझ लेते हैं। कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने अलग अलग मॉडल दिए थे, है ना। कुछ मॉडल में कुछ पहले वाले साइंटिस्ट ने कुछ अपने मॉडल जो दिए थे उनमें कुछ कमियां रह गई थी, तो जो आगे आने वाले साइंटिस्ट थे उन्होंने उन कमियों को पूरा किया। तो उन सारी चीज़ों को एकदम समझ लेते हैं कि पहले साइंटिस्ट ने क्या क्या मॉडल दिए, उनमें क्या क्या कमियां रह गई, जो अगले आने वाले साइंटिस्ट ने वो कमियों को पूरा किया। इसमें 3 साइंटिस्ट को अपन पढ़ने वाले हैं, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल को, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। इन तीनों साइंटिस्ट के मॉडल को अपन पढ़ने वाले हैं एकदम डिटेल में। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो फर्स्ट है थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल। आपको पहले, सबसे पहले मैं इमेज से समझा देता हूँ। आप एक इमेज देख लेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर थॉमसन ने क्या अपने मॉडल में समझाया। तो देख लो, ये है अपना एक वाटरमेलन है। तो उसने क्या कहा था, इसमें जो बीज होते हैं, आपने वो देखा वाटरमेलन में काले काले से बीज होते हैं। उसने बोला जो काले काले बीज होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन हैं, उन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और जो बीच वाला जो हिस्सा होता है, बीच वाला हिस्सा, वो प्रोटॉन होता है। उसने अपने इस प्रयोग से इस बात कही। बाद में कुछ चीज़ें अलग हो गई, बट उस टाइम पे उसने ये बातें कही और उसकी बात मान्य भी हुई। ओके, थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की और 1904 में अपने परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया, वाटरमेलन मॉडल। इसकी विशेषताएं, परमाणु एक धनात्मक रूप से आवेशित गोला, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक कण इस गोले में समान रूप से फैले हुए पुडिंग, प्लम पुडिंग या किशमिश से भरे हुए केक में किशमिश। यानी इलेक्ट्रॉन कैसा कह रहा है इसमें, जो जो पुडिंग केक को होता है ना उसमें जो किशमिश डाल देते हैं वो उसको क्या माना है उसने, इलेक्ट्रॉन माना है। जैसे वाटरमेलन उसने क्या माना था, बीजों को इलेक्ट्रॉन माना था, बिल्कुल बेस सेम टू सेम। ओके, आगे और चलते हैं इसी मॉडल में। और यह मॉडल परमाणु को विद्युत रूप से तटस्थ, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बताता है, क्योंकि कुल धनात्मक और ऋणात्मक आवेश बराबर होता है। और थॉमसन ने क्या बोला था कि ये एटम कैसा होता है, एक उदासीन होता है। यानी इलेक्ट्रॉन, यानी धनात्मक चार्ज और ऋणात्मक चार्ज दोनों एक दूसरे को क्या कर देती हैं, दोनों बराबर होते हैं तो एक दूसरे को क्या कर देती है, न्यूट्रल कर देती हैं। इसकी आकृति, यह एक गोलाकार संरचना दिखाई जा सकती है जिससे धनात्मक आवेश फैला होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशन थी, है ना। लिमिटेशन तो होंगी, क्यों होंगी, कुछ कमियां थी, है ना। तभी तो आगे वाले साइंटिस्ट ने अपने अपने अलग अलग मॉडल दिए थे। अगर इसी में कुछ कमी नहीं रहती तो इसकी लिमिटेशन या फिर सीमाएं कोई जरूरत नहीं थी। ओके, यह मॉडल यह नहीं समझा सका कि परमाणु में धनात्मक आवेश और इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होते हैं। उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि इसमें ऐसा होता है, कि कहाँ कैसे होता है ये नहीं बताया। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने इस मॉडल को गलत साबित कर दिया, है ना। इसके बाद जो एक साइंटिस्ट आए थे रदरफोर्ड, इन्होंने क्या कर दिया था, इस मॉडल को क्या कर दिया था, गलत साबित कर दिया था अपने एक एक्सपेरिमेंट से। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, ये क्या है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। ओके, अब देखते हैं
अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इनका पूरा नाम है, ऐसे रदरफोर्ड होते हैं बट इनका पूरा नाम क्या है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने 1911 में अपने प्रसिद्ध अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर परमाणु का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। इसका नाम क्या था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड और उनके सहायक, उनके कुछ असिस्टेंट भी थे साथ में, कीगर और मार्सडेन ने एक पतली सोने की पन्नी गोल्ड फॉइल पर अल्फा कणों की बौछार की और उन्होंने कुछ क्या निष्कर्ष निकाले। क्या निष्कर्ष निकाले, अधिकतर कण बिना विचलित हुए निकल गए, यानी अल्फा कण की बीमारी की और सीधे इलेक्ट्रॉन से क्या गए, पार हो गए। कुछ कण थोड़े कोण पर मुड़ जाते हैं, यानी कुछ कुछ एंगल पर मुड़ के बाहर निकल गए। बहुत कम कण 180 के कोण पर वापस आ गए, यानी मात्र कुछ ही कण क्या हुए, उसी जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से क्या करे, वापस आ गए। उन्होंने क्या कर, रदरफोर्ड ने एक कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली थी अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ओके, ये चीज आपको सही समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसने निष्कर्ष क्या निकाले थे, देखो ये आपको फिर मैं पिक्चर समझा देता हूँ, पिक्चर क्या कहने वाली है। रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, थिन प्लेटिनम और गोल्ड फॉइल। ओके, और देख रहे हो बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। देखो कुछ अल्फा कण क्या करने, डार्क पार हो गए, ये देख रहे हो आप, पार हो गए है ना, यहाँ से पार हो गए। कुछ कण क्या करते हैं, अपने मार्ग से मुड़ गए, तो मुड़े देख रहे हैं। ओके, कुछ कण क्या कर अपने मार्ग से 180 डिग्री से वापस रिटर्न वापस आ गए, है ना। आपने कुछ निष्कर्ष निकाले, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, यानी कुछ भाग रिक्त होता है क्योंकि अधिकतर कण बिना रुके निकल गए। अब कुछ चीजें खाली होंगी तभी तो वो सीधे निकल जाएंगी, अब कोई ठोस चीजें होगी तो रिटर्न आएगा, पर कुछ अपने मार्ग से इधर उधर होगा। तो उसने अपने क्या निष्कर्ष निकाला था। दूसरा क्या था, परमाणु के केंद्र में एक छोटा सघन और धनात्मक आवेशित होता है जिसके कण वापस परावर्तित हो जाते हैं, यानी कि उसने क्या बोला था, कुछ इसके एकदम सेंटर में एक धनात्मक क्षेत्र होता है जिसके कारण क्या होता है, अल्फा कण वापस अपनी वापस अवस्था में आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। अब देखो इसकी भी सीमाएं हैं, है ना। अगर इसकी सीमाएं नहीं होती तो नेक्स्ट कोई साइंटिस्ट आता ही नहीं, है ना। इसकी लिमिटेशन क्या थी, यह मॉडल यह नहीं समझा सका कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, समय ऊर्जा का क्या करते हैं ये, और नाभिक में गिर क्यों नहीं जाते, मतलब क्यों घूमते रहते हैं, इसका कुछ कारण तो होना चाहिए, कुछ ठोस कारण। यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व स्टेबिलिटी को नहीं समझा सका, मतलब परमाणु स्टेबल क्यों है, इस चीज़ को ये मॉडल क्या हुआ समझा नहीं पाया था। तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल, और आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट मॉडल पर चलते हैं। ओके, तो अभी क्या है, अपन पढ़ने वाले हैं बोर का परमाणु मॉडल एकदम डिटेल में। ये यहाँ से एक वीडियो देख लो और बाकी अलावा और कहीं से देखने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें यहीं से क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले अपन पिक्चर पे ही चलेंगे, है ना। पिक्चर क्या कह रही है, सबसे पहले नाम बोल देता हूँ मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, बोर का परमाणु मॉडल। ओके, परिचय, नील्स बोर। बोर मॉडल किसने दिया था, नील्स बोर ने दिया था, है ना। कब दिया था, 1913 में। 1913 में रदरफोर्ड के मॉडल की समस्याओं को हल करने के लिए एक नया मॉडल प्रस्तुत किया था। यानी देखो पहले जेम्स थॉमसन से क्या हो गई थी, कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर किया था किसने, रदरफोर्ड ने। उसके बाद रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ कमियां रह गई, तो उन कमियों को पूरा किसने किया था, नील्स बोर ने। ओके, देखो इसमें क्या है, उन्होंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन कुछ उनकी अलग अलग सेल होती हैं, उन सेल में क्या इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 और 4 LMN जो क्या होती हैं, सेल होती हैं। देखो इसने विषय क्या थी, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा वाले फिक्स्ड एनर्जी लेवल में घूमते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं ना अपने एक सेल में घूमते हैं, एक फिक्स सेल में,
उसकी एनर्जी क्या होती है, एकदम फिक्स होती है। प्रत्येक ऊर्जा स्तर एक निश्चित ऊर्जा रखता है और इसे सेल कहा जाता है। इसके टाइप होते हैं के एल एम आदि नाम दिए गए। इलेक्ट्रॉन केवल तभी ऊर्जा अवशोषित करते हैं जब वे ऊर्जा स्तर को या तो लेते हैं या फिर छोड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते क्योंकि वे केवल उन्हीं कक्षाओं में रहते हैं जहां उनकी ऊर्जा इसमें निम्न रहती है। यानी इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी कक्षा चेंज नहीं करेंगे जब तक वो ऊर्जा का या तो ऊर्जा लें तो क्या करेंगे, वो एक्साइट हो गए ऊपर वाली कक्षा में पहुंच जाएंगे। अगर वो ऊर्जा को छोड़ते हैं तो क्या करेंगे, वो निम्न वाली कक्षा में अपन वापस आ जाएंगे। तो उन्होंने जो रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी उन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरते, क्योंकि वो अपनी स्पेसिफिक एनर्जी वाली सेल में क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। एल क्या है, एन एच अपॉन 2 पाई, एच न्यू क्या है, E1 EI और EF। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसका महत्व क्या है। इस मॉडल ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की। यह मॉडल परमाणु की स्थायित्व, स्टेबिलिटी और टाइम को समझाने में सक्षम है। मतलब इस मॉडल ने समझा दिया कि परमाणु स्टेबल क्यों होता है ना, स्टेबल क्यों होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरते। इन दोनों चीज़ों के बारे में उन्होंने एकदम अच्छे से समझा दिया। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशन है, यह केवल हाइड्रोजन जैसे एकल इलेक्ट्रॉन परमाणुओं को सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए सही है। यह बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं और उनके स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं करता है। आधुनिक क्वांटम मैकेनिक्स ने इसे आगे सुधारा। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन H परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है जो पहले ऊर्जा स्तर के सेल में घूमता है। कि एलिमेंट की क्या होती हैं, सेल होती हैं। ओके, आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हाँ, अब देख लो मैंने क्या किया है, इसकी कंप्लीट समरी बनाई हुई है। जैसे अपन ने 3 मॉडल पढ़ लिए, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल। इन्होंने खोज किसने की थी और इन्होंने क्या क्या प्रयोग लिया था, इन सारी चीज़ों को एक कंप्लीट एक उसमें टेबल में मैंने लिखा हुआ है, जो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देख लो। ओके, क्या है, थॉमसन मॉडल किसने दिया था, J.J. थॉमसन ने दिया था। कब दिया था, 1904 में दिया था। परमाणु में धनात्मक आवेश फैला होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें बिखरे हुए होते हैं, उन्होंने ये बात बोली थी। सीमा क्या थी इसकी, रदरफोर्ड के प्रयोग से इसे गलत साफ कर दिया है ना। अब सेकंड पे रदरफोर्ड के मॉडल को देख लेते हैं। किसने दिया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था 1911 में। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, इसने बोला था। नाभिक बहुत छोटा और घना होता है और इलेक्ट्रॉन इसकी परिक्रमा करते हैं। ओके, इसने इसकी सीमाएं क्या थी, इलेक्ट्रॉन स्थिर क्यों रहते हैं यह समझा नहीं सका। इन्होंने अपने मॉडल के थ्रू ये नहीं बता पाया था कि इलेक्ट्रॉन होते हैं पर ये स्थिर क्यों होते हैं। ओके, इसके बाद मॉडल आया किसका, नील्स बोर का। बोर मॉडल नील्स बोर कब दिया था इसने, 1913 में दिया था। इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तरों में घूमते हैं और केवल ऊर्जा अवशोषित करने पर कक्षा बदलते हैं। इसने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी निश्चित ऊर्जा स्तरों में घूमते रहते हैं जब तक वो क्या ना करें, या तो ये अवशोषित करें या फिर उत्सर्जित करें, तभी अपनी कक्षा क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यह बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए काम नहीं करता। मतलब इसकी भी एक सीमाएं थी, लिमिटेशन थी कि ये सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में बता सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या सिर्फ एक ही क्या इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए उसकी तो व्याख्या कर देता है। बट उसके अलावा और तत्व हैं, मान लो लिथियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, इन तत्वों के बारे में वो व्याख्या नहीं कर पाता। इसके बाद और भी कुछ मॉडल आए, क्वांटम मैकेनिक्स में आई, उनके थ्रू इन चीज़ों को बारे में उन्होंने बताया है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और क्वांटम थ्योरी। इसमें भी कुछ स्पेसिफिक थ्योरी है। इन सभी थ्योरियों को मैं सिर्फ इनका नाम नहीं बताऊंगा आपको, बल्कि
इनको एकदम डिटेल में सारी चीज़ों को मैंने क्या पॉइंट टू पॉइंट आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, कहीं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सबको डिटेल में समझा रहा हूँ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और क्वांटम सिद्धांत के आधार पर आधुनिक परमाणु संरचना को समझा जाता है। इस टॉपिक को समझने के लिए निम्नलिखित विषयों पर अध्ययन करना होगा। किन टॉपिक का अध्ययन करना होगा? प्लैंक क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लैंक का नाम सुना होगा आपने, क्वांटम थ्योरी है इसकी। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मैंने बताया था ना, किसी ने नील्स बोर ने दिया था सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु के लिए, उसकी उसके अपन समझेंगे एकदम डिटेल में। डी ब्रोगली सिद्धांत यानी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली को उसने क्या था, कुछ हाइपोथेसिस की थी, मतलब कुछ उन्होंने माना था, उसके थ्रू उन्होंने पूरी थ्योरी दी हुई है, जिसमें अपन एकदम डिटेल में डी ब्रोगली सिद्धांत पर अपन पढ़ने वाले हैं। अभी तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। ओके, तो क्या है प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो देखो आपको पिक्चर दिख रही होगी, पिक्चर में आपको दिख रहे होंगे साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक, फादर ऑफ क्वांटम। देखो इसने एक इक्वेशन दी थी E इक्वल टू एच वी, अब एच न्यू है ना। ई क्या है यहाँ पे? फोटोन एनर्जी। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। ये क्या है? फोटॉन्स या फ्रिक्वेंसी है ना, जो फोटॉन्स होते हैं ना उनकी फ्रिक्वेंसी। इन्होंने कब दिया था? 19 में दिया था, 19 में। जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक सॉल्व द ब्लैक बॉडी रेडिएशन पजल एंड न्यू काइंड ऑफ फिजिक्स वे बोर्न। ओके, आप समझ रहे हो फिजिक्स का नाम कैसे आ गया। एक ऐसी थ्योरी है, इसको फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, दोनों जगह आपको पढ़ने की जरूरत है ना, बट दोनों का यूज दोनों का अलग अलग है। मैक्स प्लैंक ने 19वीं शताब्दी में ऊर्जा के विकिरण और अवशोषण की व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत ने यह बताया कि ऊर्जा सतत रूप से नहीं बल्कि छोटे छोटे क्वांटा में उत्सर्जित अवशोषित होती है। यानी उन्होंने क्या बोला था, जो ऊर्जा होती है ना, एक बंडल के फॉर्म में अवशोषित होती है या फिर उत्सर्जित होती है। ये लगातार काम नहीं होने के क्या होते हैं, ये फोटोन एक क्वांटम के रूप में क्या होते हैं, वे उत्सर्जित अवशोषित होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण छोटे पैकेट्स में होता है, यानी ऊर्जा पैकेट्स के थ्रू अवशोषित या फिर उत्सर्जित होती है। E इक्वल टू एच न्यू, यहाँ पे E क्या ऊर्जा है, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड। V क्या है, प्रकाश की आवृत्ति फ्रिक्वेंसी। प्रकाश कणीय और तरंग दोनों रूपों में व्यवहार करता है, यानी जो लाइट होती है ना, ये दोनों फॉर्म की प्रॉपर्टीज को शो करती है, यानी वेव की तरह भी दिखती है और पार्टिकल के रूप में भी होती है। इसको क्या बोलते हैं, डुअलिटी बोलते हैं, दोहरा व्यवहार करती है। इसको उदाहरण देख लीजिए, यदि किसी लाल रंग की किरण की आवृत्ति V इक्वल्स टू 4.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है, तो इसकी ऊर्जा क्या होगी। तो इसको इस फॉर्मूले से अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं रख लिया इक्वल टू, एच की वैल्यू रख दी है, एच की वैल्यू देख पा रहे हो आप लोग है ना, 6.626 इंटू 10⁻34 और मल्टीप्लाई कर दे किससे, V से। V क्या है, 4.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। इसको कैलकुलेट कर लिया है, आप कैलकुलेट करके देख लेना अच्छे से। तो इसको अप्रोक्स क्या है, इसकी वैल्यू आई है 2.85 × 10⁻19 जूल। ओके, ये था क्या, प्लैंक कांस्टेंट के बारे में, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए अभी समझने वाले हैं अपन क्या, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। इसको समझते हैं, पहले मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ जिससे आपको समझाने में आसानी होगी। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या की, जिसके लिए उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ।
इफेक्ट होता क्या है, जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है तो धातु के कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त कर बाहर निकल आ जाते हैं, इसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहती हैं। यानी जब किसी धातु की सतह पर अपन लाइट डालते हैं ना, तो क्या करते हैं, वो ऊर्जा को अवशोषित करके उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। अब देखो एक्सपेरिमेंट समझते हैं। आपको पिक्चर दिख रही होगी, एक धातु का सतह है आपके पास, है ना। इस पर क्या आपने लाइट डाली हुई है, मैं लाइट लेता हूँ, यहाँ पे क्या लाइट आ रही है, इस पर लाइट डाली, आपको ये धातु की सतह दिख रही होगी, इस पर लाइट डाली है, तो इस पर क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। और इसको कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर, एक वोल्टीमीटर लगाया हुआ है, इससे आपको पता चलता है कि इसमें से कोई धातु, वो धातु नहीं, इसमें कोई चार्ज पास हुआ है। ओके, अब लोग समझ गए होंगे। अभी और आगे समझाता हूँ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ मुख्य बिंदु के। ओके, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तभी संभव है जब प्रकाश की न्यूनतम ऊर्जा 300 V0 हो। देखो, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कब संभव है, जब थ्रेशोल्ड एनर्जी कैसी होगी, V0 होगी, यानी सबसे कम ऊर्जा होगी, तभी ऐसा होगा। सेकंड क्या है, प्रकाश की तीव्रता से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है लेकिन ऊर्जा नहीं। जैसे जितना तेज प्रकाश होगा उससे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है लेकिन ऊर्जा नहीं बढ़ती। इलेक्ट्रॉन क्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। मान लो जैसे मेरे पास कोई सतह है, मैं उस पर क्या क्या है, प्रकाश डाल रहा हूँ। जितना ज़्यादा प्रकाश डालूंगा उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, उतने ही ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ओके, अब प्रकाश की आवृत्ति भी बढ़ाने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती है। ऊर्जा कब बढ़ेगी, जब प्रकाश की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, है ना। और ऊर्जा इलेक्ट्रॉन कब बढ़ेंगे, जब उसमें ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट वो पास करेंगे। आइंस्टीन का समीकरण, आइंस्टीन इक्वेशन क्या थी, E इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के ई, है ना। के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, डब्ल्यू क्या है, वर्क है, ई क्या एनर्जी है। अब ई मैंने अभी दूसरी जगह पढ़ाया था, ई इक्वल टू क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। तो ई की जगह पर क्या रख सकते हैं, एच न्यू रख सकते हैं। तो डब्ल्यू प्लस के ई, के ई को इधर लेके आ गया तो डब्ल्यू इधर क्या हो गया, माइनस में आ गया। के ई मैक्स क्या है, फोटोन की इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा, यहाँ पे गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी जो मैंने आपको बताया है। एच पी क्या है, आपतित प्रकाश की ऊर्जा। आपतित मतलब उस पर प्रकाश कितना पास हो रहा है उस पर सतह पे। डब्ल्यू क्या है, धातु के कार्यफलन, वर्क फंक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। मतलब उसको न्यूनतम ऊर्जा तो पहले चाहिए ना, तभी इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, बाहर जाएंगे। तो आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव मैंने आपको डिस्कस किया था, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर किसी धातु के लिए न्यूनतम आवृत्ति V0 का मान क्या है, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, और प्रकाश की आवृत्ति क्या है, V = 7 × 10⁻14 हर्ट्ज, तो ऊर्जा उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, इसको क्या के मैक्स है, इसको कैलकुलेट कर दिया है, आंसर आ गया है। और आप खुद से भी करिए, है ना, खुद से करिए, और जो भी आपको आंसर आता है ना उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपका आंसर क्या आया है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो सब्सक्राइब तो करिए, लेकिन हमें सजेस्ट भी कीजिए कि आपको और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किस तरह से चाहिए, आपको किस एग्जाम के लिए चाहिए। आप नीट के लिए मांगे तो नीट के लिए बनेगा, आप जेई के लिए मांगे जेई के लिए मांगे बनेगा, अगर आप बोर्ड के लिए मांगोगे तो आपको बोर्ड के लिए भी आपको वीडियो जरूर मिलेगी। और आपको जितने भी आप लोग कमेंट करोगे ना, आपको उसका रिप्लाई भी मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप कमेंट करके छोड़ दोगे, मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। ओके, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाँ, बिल्कुल बेहतरीन सा टॉपिक है ये तो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।
ओके, ये नील्स बोर ने दिया था, है ना। उसने सिर्फ क्या एक ही स्पेक्ट्रम के बारे में समझाया था, कौन सा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, और उससे ज़्यादा उसकी सीमाएं पार हो गई थी। उसने बोल दिया था इसके अलावा मैं कुछ भी, मेरा मॉडल उस कुछ और किसी परमाणु के बारे में डिस्कस नहीं करने वाला, सिर्फ किसके बारे में करेगा, हाइड्रोजन के बारे में। तो उसी के ऊपर पढ़ने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जब हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर पर आते हैं तो वे ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। यह ऊर्जा स्पेक्ट्रम लाइंस के रूप में लिखी जाती है। जब हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में जाएंगे तो क्या होगा, इसमें स्पेक्ट्रल लाइन बनती हैं। वही लाइनों को अपन पढ़ने वाले हैं। स्पेक्ट्रम के प्रकार, निरंतर स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जब सभी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ उपस्थित हो। लाइन स्पेक्ट्रम, केवल कुछ विशेष तरंग दैर्ध्य उपस्थित हों। यानी टू टाइप के स्पेक्ट्रम बनेंगे। कैसे बनेंगे, एक तो कंटिन्यूअस बनेंगे और कुछ कैसे बनेंगे, लाइनों में, है ना। अब देखो आपको दिख रहा होगा N1, N2, N3, N4, लाइमन सीरीज, अल्ट्रावायलेट, पास्चर, इधर भी है ना। इनके अलग क्या है, इंटेंसिटी है ना, फ्रीक्वेंसी है, कितने नैनोमीटर पे इमिट कर रही हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैंने क्या उसको पूरा सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम, कौन कौन सीरीज होती हैं और क्या क्या उनके ऊर्जा स्तर होते हैं और कौन कौन कैसे दिखाई देती हैं, किस क्षेत्र में दिखाई देती हैं। पहली है लाइमैन, N=1, ये प्राइमरी यूवी अल्ट्रावायलेट में दिखती हैं। पाल्मर विजुअल में दिखती हैं। फास्टन इंफ्रारेड में दिखती हैं। ब्रैकेट इंफ्रारेड और फुंड भी इंफ्रारेड में दिखती हैं। इस एग्जांपल क्या है होते हैं, बाल्मर श्रृंखला में जब इलेक्ट्रॉन n=3 से n=2 पर जाता है तो लाल रंग की एक रेखा उत्पन्न होती है। मतलब ये स्पेक्ट्रम तभी बनता है जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा से उच्च ऊर्जा वाले शहर में जाएं या फिर उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आए, या तो वो ऊर्जा इमिट करें या फिर वो ऑब्जर्व करें। दोनों स्थितियों में क्या होती हैं, लाइंस बनती हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डी ब्रोगली सिद्धांत, ये बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है। देखिए मैं हाईलाइटर लेता हूँ। डी ब्रोगली सिद्धांत, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। आप हाइपोथेसिस की मीनिंग जानते होंगे। हाइपोथेसिस का मतलब होता है ये एक्चुअल में नहीं है, ये दिमागी उपज है ना, जो डी ब्रोगली ने हमको एक सिद्धांत के रूप में दी है। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, 1924 में लुई डी ब्रोगली ने सुझाव दिया कि इलेक्ट्रॉन और अन्य कण भी तरंग की तरह व्यवहार कर सकते हैं। इसे तरंग कण द्वैतवाद कहते हैं, वेव पार्टिकल डुअलिटी। डी ब्रोगली सिद्धांत का समय डी ब्रोगली वेवलेंथ फ्लक्चुएशन, इसको देख लेते हैं। लुईस डी ब्रोगली postulated that the dual nature of light must be expanded to all matter. In other words, all material particles possess wave-like properties characterized by the wavelength, the momentum of p, the particle in the same way as for light. Lambda p equals to h upon p. h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, p क्या मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है, और लैम्डा क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी उन सभी के बारे में अपन देखते हैं कि क्या क्या है। जैसे कि लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल है। v क्या है, वेलोसिटी है पार्टिकल की। डी ब्रोगली का महत्व, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन के तरंग व्यवहार को समझाया जिसे क्वांटम यांत्रिकी का विकास हुआ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कार्य करने का सिद्धांत इसी पर आधारित है। उदाहरण, यदि किसी इलेक्ट्रॉन की गति 5 × 10⁻⁴ थोड़ा सा मिस्टेक है
है ना, अलग दिया हुआ है ट्यूबुलर तरंग दैर्ध्य क्या होगा। तो इसमें ट्यूबुलर तरंग दैर्ध्य के बारे में पूछ रहा है, तो लैम्डा पूछा हुआ है इसमें, तो मैंने यहाँ पे क्या है प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू रख दी है 6.626 10⁻34 है ना। नीचे क्या है, ये मास है 9.1 10⁻31 और क्या है वेलोसिटी 5 × 10⁻6। इनको मैंने क्या कर लिया कैलकुलेट कर लिया है, तो क्या क्या आ गया अप्रॉक्सीमेट 1.45 10 × 10 मीटर्स। आप इसको अच्छे से खुद से कैलकुलेट करना कैलकुलेटर निकाल के, है ना। और हाँ, इसके लिए सिंपल कैलकुलेटर यूज नहीं करना, इसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना। आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर सर्च करिए, तो वहाँ पे निकाल के उसको सीखिए उसको, क्योंकि आगे आगे अगर आप नेट देते हैं जीआरएफ देते हैं तो आपको वहाँ पर कैलकुलेटर दिया जाएगा, तो आपको कैलकुलेटर पहले से चलाना आना चाहिए। ओके, तो उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपका क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। और आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।